तस्वीर में दिख रही ये बस यात्रियों को एक जगह से दूसरे जगह पर छोड़ने के लिए नहीं है, बल्कि ये बस बच्चों, युवाओं, बुजुर्गों का ज्ञान बढ़ाएगी। आप सोच रहे होंगे वो कैसे? तो आपको बता दें कि उड़ीसा के भुवनेश्वर में कला भूमि शिल्प संग्रहालय के परिसर में एक पुरानी छूटी हुई बस में खूबसूरत लाइब्रेरी स्थापित की गई है। ये एक मोबाइल लाइब्रेरी नहीं है, बल्कि शिल्प संग्रहालय की पार्किंग में स्थिर पुस्तकालय है। इस लाइब्रेरी में उड़िया और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में 4000 से ज्यादा किताबें हैं। लाइब्रेरी को बनाने के लिए सीटों को हटाकर एक तरफ सामान के रैक के साथ एक किताबों की अलमारी बनाई गई है। दूसरी ओर पाठकों की सुविधा के लिए एक लंबी बेंच बनाई गई है। बच्चे फर्श पर बिस्तर पर बैठ सकते हैं। बस के अनुभव को बनाए रखने के लिए बस के पीछे की सीटों को पंक्तिबद्ध किया गया है। इसी तरह ड्राइवर की कुर्सी और स्टीयरिंग व्हील पाठकों के लिए एक मजेदार सेल्फी पॉइंट के रूप में है। इस लाइब्रेरी में बच्चों और बड़ों दोनों के लिए किताबें हैं, लेकिन बच्चों पर खास ध्यान दिया गया है। We have been focusing on youngsters, children and young people. See, we are going away from books, and I am not very Puritan in terms of how you access reading material, but we cannot escape the reading habit. Because see, I also coach young people when they are, preparing for their careers, and I see how much everyone, you have already got your degrees that you want to now do an MBA or anything. Any aspirational job, or program requires test your reading capabilities, because that is a foundational skill. So there is no escaping reading, whether we read a printed book or we read on the digital screen. But WhatsApp messages would not do, because see, the problem with social media, what is happening is our attention spans have also gone for a toss, and it is very important for that attention span for whatever we do. So I don't think there is any way in which we can escape the value that a reading habit gives us. The mode of reading may just change. So I think we will see whether we like it or not. See, it is for organizations like ours. We are trying our best to ensure that we get people to get into the habit of reading. लाइब्रेरी में आने वाले पाठक बस के अंदर या बाहर ठंडे वातावरण में बैठकर पढ़ सकते हैं। इस लाइब्रेरी का उद्घाटन एक निजी संस्था ने हथकरघा, कपड़ा और हस्तशिल्प विभाग और SIDAC के सहयोग से की है। बस में एक खुली पुस्तकालय के रूप में एक नया आकर्षण है। पट्टचित्र रूपांकनों के साथ बाहर की ओर आकर्षक कलाकृति पढ़ने के विचार को बढ़ावा देती है। खाकी वर्दी और हाथ में मार्कशीट लिए ये हैं कुंची कोरवे मशन्ना रामप्पा। कुंची कोरवे मशन्ना रामप्पा मुंबई नगर निगम के सफाई कर्मचारी हैं। 50 साल के BMC कर्मचारी रामप्पा ने कड़ी मेहनत के बाद अपने पहले प्रयास में 10वीं की महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड परीक्षा पास की है। दरअसल बचपन में रामप्पा अपनी पढ़ाई करने में सक्षम नहीं थे, इसलिए अब उन्होंने 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा पास की है। अब रामप्पा 10वीं बोर्ड परीक्षा पास करके बेहद खुश हैं। उन्होंने अपने पहले प्रयास में 10वीं बोर्ड में 57% अंक हासिल किए हैं। मेरे को 57 मार्क्स मिला, अपना परसेंटेज मिला है, और 10वीं पास है। फर्स्ट टाइम मैंने ये किया है और पास हुआ। मेरे को बहुत अच्छा लगा। 3 घंटा रोजाना 3 घंटा था। घर में किस तरह की मदद, घर में कौन नहीं, मेरा 2 बच्चे लोग है ना, 15वीं ग्रेजुएशन है। हाँ। तो उन लोग भी मदद मेरे को करता था। आगे वापस 11वीं में भी एडमिशन लेने सोच रहा हूँ। क्या 12वीं में करना ही है, अभी पढ़ाई तो करना ही है अभी। रामप्पा BMC के स्वच्छता विभाग के B वार्ड में काम करते हैं। वो पिछले 20 सालों से ज्यादा समय से BMC में स्वीपर के रूप में काम कर रहे हैं। दिन भर BMC में सफाई का काम निपटाने के बाद स्वीपर रामप्पा शाम 7 बजे से 8:30 बजे तक स्कूल जाते थे। परीक्षा से 3 साल पहले उन्होंने उसी की तैयारी के लिए कक्षा 8 में धारावी के यूनिवर्सल नाइट स्कूल में दाखिला लिया था। नौकरी के बाद रामप्पा हर दिन पढ़ाई करते हैं और उनके परिवार, बच्चों के साथ साथ उनके सहयोगियों ने भी उनका साथ दिया। रामप्पा कहते हैं कि वो बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने के बाद आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं
और लोगों को शिक्षा को गंभीरता से लेने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं। दिन भर की मेहनत के बाद बीएमसी के इस स्वीपर ने 50 साल की उम्र में वो कर दिखाया है जो हर वर्ग के लोगों के लिए प्रेरणा है। ये ट्रेनिंग आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं के सपने को उड़ान देने के लिए है। दरअसल इंदौर के फायरमैन ओम प्रकाश जायसवाल गरीब परिवार के युवाओं को पुलिस, अर्धसैनिक बलों और भारतीय सेना की सेवा करने के उनके सपने को पूरा करने में मदद कर रहे हैं। ओम प्रकाश जायसवाल पिछले 10 सालों से उम्मीदवारों को मुफ्त शारीरिक फिटनेस ट्रेनिंग दे रहे हैं। मैंने 2012 से ट्रेनिंग स्टार्ट किया था, सन 2012 से जी, और अभी तक हमारे यहाँ 8,500 बच्चे सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, आर्मी सभी डिफेंस में जा चुके हैं। अभी 600 टोटल 600 बच्चे हैं, जिसमें से 300 बॉयज़ हैं, 300 गर्ल्स हैं और बाकी लड़के हैं। ओम प्रकाश जायसवाल मध्य प्रदेश पुलिस के चैंपियन मिडल और लॉन्ग डिस्टेंस रनर हैं। राज्य के खेल और युवा कल्याण विभाग ने उन्हें इंदौर में 650 पुलिस कांस्टेबल उम्मीदवारों को ट्रेनिंग देने के लिए नियुक्त किया है। जायसवाल गरीब परिवारों के कम से कम 1 लाख युवाओं को राज्य पुलिस बल और सेना में भर्ती होने में मदद करना चाहते हैं। जायसवाल 1986 में स्पेशल आर्म फोर्स में एक कांस्टेबल के रूप में राज्य पुलिस में शामिल हुए थे। जायसवाल 1999 में एक फायरमैन के रूप में राज्य पुलिस की फायर सर्विस ब्रांच में शामिल हुए। जायसवाल न सिर्फ मुफ्त शारीरिक फिटनेस ट्रेनिंग देकर गरीब परिवारों के युवाओं की मदद कर रहे हैं, जायसवाल न सिर्फ मुफ्त शारीरिक फिटनेस ट्रेनिंग देकर गरीब परिवारों के युवाओं की मदद कर रहे हैं, बल्कि देश की रक्षा के लिए जवानों को भी तैयार कर रहे हैं। ये तस्वीर उड़ीसा के कोरापुट जिले की है, जो आदिवासी आबादी के लिहाज से भारत का सबसे पिछड़ा हुआ जिला माना जाता है। लेकिन कॉफी की खेती ने इस जिले के आदिवासियों की जिंदगी बदल दी है। समुद्र तल से 3000 फीट की ऊंचाई पर पूर्वी घाट में मौजूद कोरापुट अपनी ठंडी जलवायु और बारिश की वजह से कॉफी की खेती के लिए सबसे बढ़िया जगह है। आदिवासी बागान मालिकों और गैर आदिवासी बागान मालिकों से जुड़ी कोरापुट कॉफी ने पहले ही यूरोप और अमेरिका में अपनी जगह बना ली है, क्योंकि इन देशों में कोरापुट की कॉफी एक्सपोर्ट की जाती है और यहाँ की कॉफी के स्वाद की तुलना ब्राजील और कोलंबिया की कॉफी से की जाती है। उड़ीसा की कोरापुट में कॉफी उगता है, कॉफी का खेती होता है और ये कॉफी का टेस्ट और गुणवत्ता इतना सुंदर है कि आप कोलंबिया और ब्राज़ील के कॉफ़ी के साथ उसको कंपेयर कर सकते हैं। स्वाद में कोई कमी नहीं है, बहुत ही टेस्टी है। कुछ जो ट्राइबल प्लांटर है, कुछ नॉन ट्राइबल प्लांटर है जो खेती कर रहे हैं। अभी ये ट्रेडिशनल एरिया नहीं है, फिर भी यहाँ पे खेती करके कोरापुट कॉफ़ी के नाम से अभी सब लोग उसको जानने लगे हैं। सरकार की प्रोत्साहन के बाद कोरापुट कॉफ़ी अभी सारा इंडिया में उसका ख्याति बढ़ने लगा है और यूरोप से, अमेरिका से बायर सब आ रहे हैं यहाँ से कॉफ़ी लेने के लिए। उनको इंटरेस्ट आ रहा है, कोरापुट का कॉफ़ी अभी यूरोप, अमेरिका जाने लगा है। सर अगर यहाँ पे कॉफ़ी प्रोसेसिंग का कुछ यूनिट का व्यवस्था करे और वो कॉफ़ी का सेलिंग का कुछ व्यवस्था करे, कुछ मार्केट उसका क्रिएट किया जाए यहाँ पे, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। लोग आएंगे, युवा लोग आएंगे कॉफ़ी के लिए, यहाँ पे कोरापुट आएंगे और कोरापुट में खेती की वजह से, कॉफ़ी की खेती की वजह से पर्यावरण का भी सुरक्षा हो रहा है, बहुत सुंदर, उसके टूरिज्म का भी डेवलपमेंट हो रहा है। कोरापुट जिले में करीब 5000 आदिवासी परिवार रहते हैं। यहाँ आदिवासियों के लिए कॉफी की खेती आजीविका का बेहतर जरिया साबित हुई है। 7-8 साल पहले यहाँ 2000 हेक्टेयर भूमि पर कॉफी की खेती होती थी, जो अब बढ़कर 5000 हेक्टेयर हो गई है। जैविक कोरापुट कॉफी एक ब्रांड नाम से उभर रही है। उड़ीसा सरकार भी कॉफी किसानों की काफी मदद कर रही है। उड़ीसा की देसी कोरापुट कॉफी को लेकर कई बड़ी कंपनियां आगे आई हैं। यहाँ की कॉफी की खरीद और बिक्री को लेकर टाटा ग्रुप ने भी दिलचस्पी दिखाई है। कॉफी की खेती ने जिले के आदिवासियों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है।
जहां चाह होती है वहां राह खुद बन जाती है, और यही मिसाल राजस्थान के उदयपुर में रहने वाले राजेश ओझा ने पेश की है। 12वीं ड्रॉप आउट होने के बाद राजेश ओझा ने हार नहीं मानी और वो न सिर्फ खुद के पैरों पर खड़े हुए बल्कि अपने साथ साथ 1000 आदिवासी महिलाओं को भी रोजगार दिया। इनकी कामयाबी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राजेश ओझा की कंपनी करोड़ों का कारोबार कर रही है। आइए आपको सुनाते हैं। 5 गांवों की 75 महिलाओं से शुरुआत की, जिसमें हमने समूह बनाकर फल को तोड़ने, उसको रखने तथा प्रोसेस करने का उनको प्रशिक्षण दिया। प्रोसेस फलों को हम B2B मार्केट में आइसक्रीम एंड कैटरिंग इंडस्ट्रीज को सप्लाई दे रहे हैं, और साथ में हमने जामुन बेस्ड इनोवेटिव हेल्दी प्रोडक्ट बनाए हैं जिसको हम B2C मार्केट में बेच रहे हैं। इस तरह जो फल साल के 1 महीने मिल रहा था उसको हम लोगों के लिए 12 महीने तक अवेलेबल करा रहे हैं। इस नए तरीके से इन आदिवासी महिलाओं को उनके फलों का उचित मूल्य मिल रहा है तथा उनको हम नियमित रोजगार भी दे पा रहे हैं। जो शुरुआत हमने 5 गांवों की 75 महिलाएं तथा 1 प्रोसेसिंग सेंटर से की थी, आज वो 18 गांवों की 1200 आदिवासी महिलाएं तथा 6 प्रोसेसिंग सेंटर के रूप में आगे बढ़ चुकी है। बता दें कि राजेश ओझा जामुन की प्रोसेसिंग कर लोगों की सेहत का ध्यान रखते हुए कई उत्पाद बना रहे हैं। राजेश ओझा आज 20 करोड़ रुपए की जोवाकी एग्रो फूड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के CEO हैं। राजेश की इंस्पायरिंग जर्नी महज 1000 रुपए और परिवार के समर्थन के साथ शुरू हुई थी। इन्होंने जनजातीय इलाकों को आधुनिक दुनिया के साथ जोड़ने का बीड़ा उठाया है। पढ़ाई छूटने के बावजूद सक्सेस और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की मिसाल बने राजेश की सफलता युवा कृषकों और खेती किसानी आधारित उद्योग करने की चाह रखने वाले युवा उद्यमियों के लिए एक प्रेरणा है। जन्मदिन पर केक तो हम सभी लोग काटते हैं, लेकिन क्या आपने एक कुत्ते को केक काटते देखा है, वो भी 100 किलो का? नहीं ना? तो देखिए ये वीडियो जिसमें एक कुत्ते ने 100 किलो का केक काटा है। इतना ही नहीं, ये कुत्ता केक को बड़े चाव से खा भी रहा है। आपको बता दें ये क्यूट सा वीडियो कर्नाटक के बेलगावी जिले का है, जहां एक परिवार ने अपने पालतू कुत्ते का जन्मदिन कुछ इसी अंदाज में मनाया। जिस कुत्ते का जन्मदिन मनाया गया उसका नाम क्रिश है और कुत्ते के मालिक का नाम है शिवप्पा मरडी, जो तुकनट्टी गांव में एक ग्राम पंचायत सदस्य हैं। कुत्ते के मालिक अपने डॉगी से इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने गुरुवार को उसके जन्मदिन पर न सिर्फ 100 किलो का केक कटवाया बल्कि ग्रैंड पार्टी का आयोजन भी किया। केक पर भी बाकायदा कुत्ते का नाम क्रिश लिखा हुआ था। रेशमी दुपट्टा और जन्मदिन की टोपी पहने क्रिश भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। शिवप्पा का अपने कुत्ते के साथ केक काटने का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। केक के साथ साथ 5000 लोगों के लिए तरह तरह के खाने के साथ भोज भी तैयार किया गया था। कुत्ते क्रिश की जन्मदिन की पार्टी के लिए गांव के तकरीबन 4000 लोगों को जब न्योता भेजा गया तो उन्हें भी पहले कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब कार्यक्रम की शुरुआत हुई तब गांव वाले भी हैरानी में पड़ गए। कुत्ते क्रिश के जन्मदिन के जश्न के लिए 100 किलो का केक लाया गया। डीजे का भी पूरा इंतजाम किया गया। क्रिश के केक काटने के बाद गांव वालों को भोज कराया, जिसमें वेज और नॉन वेज दोनों तरह के खाने का इंतजाम था।
इसके बाद पूरे गांव में क्रिश के साथ परिवार ने एक जुलूस भी निकाला। सड़क पर फर्राटे मारती ये कार कोई आम कार नहीं बल्कि पूरी तरह से एक सोलर कार है। इस कार को तैयार किया है जम्मू कश्मीर के एक प्रोफेसर ने। श्रीनगर के रहने वाले मैथ्स के प्रोफेसर बिलाल अहमद पिछले 13 साल से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। इतने सालों की कड़ी मेहनत के बाद अब उन्होंने ये ऑटोमेटिक सोलर कार विकसित की है। उनकी खोज से कश्मीर घाटी को उसकी पहली सोलर कार मिली है। इस सोलर कार की खासियत ये है कि ये एक लग्जरी कार की तरह नजर आती है। अपनी खोज के बारे में बिलाल अहमद ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। इससे में मुझे आइडिया आया क्योंकि जो इसके इक्विपमेंट्स थे जो मुझे लगते थे कार फॉर डिसेबल्ड पर्सन के लिए, वो मतलब उसमें मुझे कुछ मतलब फ्री एनर्जी चाहिए, मगर वो आइडिया मुझे फ्री एनर्जी से सोलर से आया। क्या वो उसमें सोलर पैनल्स लगेंगे? यूँ ही मैंने सोलर पैनल का कंसेप्ट सोचा तो मैंने बोला क्यों नहीं मैं इससे एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाऊं, क्योंकि मैंने इसी साल मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में देखा था कि आगे 10 साल के बाद कि ऐसा मतलब हो जाएगा कि पेट्रोल का जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। मैंने बोला वो ज़्यादा अच्छा रहेगा और साथ बसाथ उस प्रोजेक्ट को भी मैं काम करूंगा। मगर यूं ही मैंने सोलर का काम स्टार्ट किया तो इसमें मुझे ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ा। आपको बता दें बिलाल ने मारुति 800 कार में कुछ बदलाव कर इसे सोलर कार बनाया है। इसका लुक ऐसा है, इसे इंडियन टेस्ला कहा जाने लगा है क्योंकि इसका अगला दरवाजा उसी अंदाज में ऊपर की तरफ खुलता है जैसे अमेरिकी अरबपति एलन मस्क की टेस्ला कारों के दरवाजे खुलते हैं। इस सोलर कार के लुक और डिजाइन की बात करें तो ये सोलर कार मारुति सुजुकी 800 हैचबैक पर आधारित है जिसे कुछ हद तक मॉडिफाई किया गया है। इस मॉडिफिकेशन का सबसे आकर्षक बदलाव तो यही है कि जिस तरह से वाहन के सामने के दरवाजे जो पंख की तरह ऊपर खुलता है। अगर दुनिया भर में इलेक्ट्रिक कारों के क्षेत्र में तहलका मचाने वाली टेस्ला कार से इसकी तुलना करें तो ये काफी हद तक उसके मॉडल एक्स की तरह ही नजर आती है। गेट में बदलाव करने से इस सोलर कार की लुक और भी बदल गई है और इसकी वजह से कार के अंदर बैठना और उतरना भी काफी आसान हो गया है। कार की बोनट और दरवाजों पर सोलर पैनल फिट किए गए हैं। ब्लैक सोलर पैनल डिक्की वाले दरवाजे और पिछली खिड़कियों पर लगाए गए हैं। कार के अंदर ही चार्जिंग पॉइंट है। कार को लाल रंग से इनोवेटिव कार का नाम दिया गया है। कार के पहियों के रिम और फ्रंट ग्रिल में भी कुछ बदलाव है। अहमद की इनोवेटिव सोलर इलेक्ट्रिक कार सिर्फ मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल से पैदा होने वाली बिजली से ही चलती है। जानकारी के मुताबिक इसमें इस्तेमाल किए गए सौर पैनल को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो कम सौर ऊर्जा के साथ भी अधिकतम बिजली पैदा करते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।